जय हिंद बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के 100 अंक हिंदी के चैप्टर 7 को पढ़ेंगे। चैप्टर 7 जिसका नाम है ओ सदा नीरा और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ध्यान देंगे, हिंदी 100 अंक, चैप्टर नंबर 7, पाठ का नाम है ओ सदा नीरा, लेखक जगदीश चंद्र माथुर। और ओ सदा नीरा जो शीर्षक पाठ है वह एक निबंध है। निबंध को प्रारंभ करने से पहले हम लोग जगदीश चंद्र माथुर जिन्होंने ओ सदा नीरा शीर्षक निबंधों को लिखा है उनके बारे में जान ले। तो जगदीश चंद्र माथुर जो उच्च कोटि के साहित्यकार, निबंधकार, कथाकार, रंगकर्मी थे। उनका जन्म 16 जुलाई 1917 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुआ था। इनकी मृत्यु 14 मई 1978 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में ही हुई थी। इन्होंने अंग्रेजी भाषा से एमए की शिक्षा प्राप्त किया था और अंग्रेजों के शासनकाल में ही शैक्षणिक प्रशिक्षण प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका गए थे। मतलब शिक्षण, शैक्षणिक प्रशिक्षण इन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका से प्राप्त किया था। हालांकि यह उच्च कोटि के लेखक थे, लेकिन इन्होंने बिहार सरकार में शिक्षा सचिव के रूप में काम किया। वैशाली महोत्सव जो बिहार का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, तो वैशाली महोत्सव का आयोजन जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा ही शुभारंभ किया गया। ऑल इंडिया रेडियो में महानिर्देशक के रूप में रहे। भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय में हिंदी के सलाहकार के रूप में काम किया। साहित्य लेखन के कारण इन्हें विद्या वारिधि सम्मान से सम्मानित किया गया। कालिदास अवार्ड से सम्मानित किया गया और बिहार राजभाषा पुरस्कार से भी जगदीश चंद्र माथुर को पुरस्कृत किया गया था। जगदीश चंद्र माथुर की पहली रचना मेरी बांसुरी है और इनके द्वारा लिखा गया अन्य प्रमुख रचनाएं हैं भोर का तारा, ओ मेरे सपने, कोणार्क, दशरथ नंदन, बंदी, गगन सवारी, कुंवर सिंह की टेक और ओ सदा नीरा। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध जगदीश चंद्र माथुर की एक बड़ा ही कालजयी निबंध है। इस निबंध में कवि ने गंडक नदी के किनारे, गंडक नदी जो नेपाल से बहती हुई पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर होती हुई वैशाली में गंगा के से आगे बढ़कर पटना में गंगा से क्या होती है, मिल जाती है। तो गंडक नदी के किनारे जो संस्कृति प्राचीन काल में फली फूली, उसी के बारे में कवि ने इस निबंध में चर्चा किया है। कवि कहते हैं कि गंडक नदी के किनारे चंपारण के क्षेत्र में प्राचीन काल में जिस संस्कृति का विकास हुआ था वह संस्कृति बड़ा ही महत्वपूर्ण थी। वह अपने आप में
या गंडक नदी अपने आप में बिहार की प्राचीन विरासत को छुपाई हुई, क्योंकि गंडक नदी के किनारे अनेक सारी संस्कृतियां हैं, अनेक सारे ऐतिहासिक बातों को समेटे हुए। कवि कहते हैं इसी गंडक नदी के सहारे बुद्ध नेपाल की तराई से चलकर वैशाली की ओर प्रस्थान किए थे। यह जो धरती है, गंडक नदी की जो भूभाग है, चंपारण की जो बिहार की जो भूमि है, महावीर स्वामी के जन्मस्थली और महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली, इस रूप में बिहार की महत्ता, गंडक नदी की महत्ता बड़ा ही महत्वपूर्ण है। गंडक नदी के दोनों किनारे जो विभिन्न प्रकार के पेड़ लगे थे, उन वृक्षों के कारण इसकी शोभा यूं ही बढ़ जाती थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत के शासकों ने, मुगल वंश के शासकों ने अपने निजी स्वार्थ की भावना से वशीभूत होकर अनेक सारे पेड़ों को कटवा करके भूमि को नंगा कर दिया, जिससे गंडक की सौंदर्य में कमी आ गई। जो बचा खुचा पेड़ बचा हुआ था, रेलवे के विस्तार के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में उन सारे पेड़ों को काट दिया गया। जंगल के कट जाने से गंडक नदी रामायण के केकई के पात्र जैसा भयानक रौद्र रूप में आ गई और बाढ़ की विभीषिका के कारण गंडक नदी के किनारे बसे हजारों गांव को अपने आप में समेट लिया। अंग्रेजों के शासनकाल में किस तरह से गोरे बागान मालिकों के द्वारा स्थानीय लोगों का शोषण किया जाता था। धांगर मतलब भारे के मजदूर को धांगर कहा जाता है। छोटानागपुर क्षेत्र से उराव और धांगर जनजातियों को नील की खेती में काम कराने के लिए लाया जाता था। शोषण होता था, उसका वर्णन किया है कवि ने। इस निबंध में कवि ने लिखा है कि नीलहों के अत्याचार से ग्रसित होकर चंपारण के किसान आंदोलन के लिए प्रेरित थे, लेकिन ऐसा कोई रूपरेखा तैयार नहीं हो रहा था। राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का चंपारण की भूमि पर पदार्पण होता। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों की स्थिति में सुधार लाने के लिए, मजदूरों की स्थिति में सुधार लाने के लिए और नीलहों के अत्याचार से वहां के जनता को मुक्त कराने के लिए 1917 में चंपारण सत्याग्रह या चंपारण किसान आंदोलन हुआ। हालांकि चंपारण में पुलिस व्यवस्थाएं थी, लेकिन जो पुलिस व्यवस्था थी वहां के स्थानीय जमींदारों के संबंधी जैसा हो गए थे, क्योंकि वहां रहने ठहरने का कोई ठिकाना नहीं था। वहां स्थानीय एमन साहब थे। एमन साहब जो चंपारण के क्षेत्र के एक बहुत बड़े जमींदार थे। उनका जो समाज में इतना आतंक था कि जब चाहे किसी की हत्या कर दे, फांसी दे दे या जेल में रखवा दे। वे अपने जन्म के समारोह, पूजा पाठ, हाथी खरीदने, यात्रा करने, बीमारी होने, हर मौसम पर, हर परिस्थिति में, सुख या दुख, हर अवस्थाओं में जनता से बेवजह कर वसूला करता था। उनके विरुद्ध बोलने वाला कोई नहीं था। लेकिन गांधी जी जब चंपारण में प्रवेश किए तो गांधी जी के एक शिष्य थे पुंडरिक, जो मधुबन विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त होकर आए थे। उन्होंने एमन साहब के घोड़ा के लगाम को पकड़ लिया। हालांकि सारे लोग स्तब्ध हो गए कि एमन साहब के घोड़ा के लगाम को पकड़ना किसी के बस की बात नहीं। पकड़ कैसे लिए? पुंडरिक ने कहा था यह विद्यालय है,
यह आपके जमींदारी क्षेत्र से क्या है, बाहर है। अगर छात्र बनकर आएंगे, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएंगे तो आपका स्वागत है, लेकिन जमींदार के रूप में आएंगे तो आपको यहां रहने की कोई जगह नहीं मिलेगी। इसलिए इमाम साहब के इन ऐसे ही निर्भीक बातों को सुनकर इमाम साहब प्रभावित हुए और वो भी गांधी के क्या होते, शिष्य हो जाते। गांधी ने यह पाया कि चंपारण के लोगों में डर, जमींदारों से डर, गरीबी का मूल कारण वहां शिक्षा है। अतः महात्मा गांधी ने, इस लेखक ने इस निबंध में लिखा है कि महात्मा गांधी ने चंपारण के लोगों को शिक्षित करने के लिए, जमींदारों के अत्याचार से मुक्त कराने के लिए भितरहवा, बरहरवा और मधुबन में बेसिक स्कूल की स्थापना किया और अलग अलग राज्यों से, महाराष्ट्र से, गुजरात से प्रशिक्षित शिक्षकों को लाकर लोगों को शिक्षित करने का काम किया था। इसके अलावा कवि ने इस निबंध में बेतिया के सरैयामान झील के सौंदर्य का चित्रण किया है कि सरैयामान झील जो लगभग 130 एकड़ में फैला हुआ है, हालांकि वहां जाने की जो सड़क बनी है बड़ा ही उबड़ खाबड़ है, बड़ा दुर्गम रास्ता है, लेकिन चांदनी, पूर्णिमा, चतुर्दशी और त्रिशुदी की रात्रि में, चांदनी रात में उस सरैयामान झील में जो नौका विहार का आनंद होता है वह वास्तव में देखने लायक होता है। कभी कहते हैं कि सरैयामान जो झील है वह झील केवल सौंदर्य ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरैयामान झील के चारों ओर जो जामुन का पेड़ है, उस जामुन का जो फल सरैयामान झील में गिरता है, जहां जहां वह जामुन का फल गिरता है नदी के अंदर, वह नदी का पानी, सरैयामान झील का पानी स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण हो गया है। कहा जाता है कि आसपास के लोग पेट की समस्या, चर्म रोग की बीमारी से मुक्ति पाने के लिए सरैयामान झील के पानी को लेकर सेवन करते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से अपने आप को क्या करते हैं, मुक्त करते हैं। इस तरह से इस ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में कवि जगदीश चंद्र माथुर ने सरैयामान झील, गंडक नदी की सुंदरता, उसकी विनाश लीला और बिहार की प्राचीन गौरव गाथा का वर्णन करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।